हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस पीटी के संबंध में कुछ बातें करने जा रहे हैं कि पीटी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आपको किस तरीके से लाभदायक हो सकता है। आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस नहीं होते, क्योंकि क्लासेस कराने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं और उन स्टूडेंटों को यह मेंटरशिप प्रोग्राम काफ़ी लाभदायक होता है जो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी पीटी नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ कारण है जिसे पीटी नहीं हो रहा है, और उन्होंने 2 से 3 बार यूपीपीसीएस का पीटी दिया, पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए। बीपीएससी पीटी दिए, पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। जेपीएससी पीटी दिए, पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन्हें का उत्तर आज ढूंढा जाएगा कि क्यों नहीं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं और कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इस मेंटरशिप को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा जुनून वाला स्टूडेंट जो पहली बार एग्जामिनेशन देने आ रहा है और उसके अंदर यह जुनून है कि हर हाल में हम स्वयं के द्वारा इटसेल्फ स्टडी करके पीटी क्वालिफाई करेंगे। तो वह अपने जुनून को किस तरीके से लागू कर सकता है और सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा वह किस तरीके से अचीव कर सकता है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि आपकी पढ़ाई किस तरीके से हो जिससे आप आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। एक है इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा है रीजनल स्टेट वाइज हिस्ट्री, यानी यूपीपीसीएस यूपी की हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री और झारखंड की हिस्ट्री। यानी इन तीनों को अलग अलग तरीके से बांट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न। और एंशियंट हिस्ट्री को भी 4 भागों में बांटे हुए हैं। पहला भाग में सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, स्टोन एज है, कॉपर एज है, इंडस सिविलाइजेशन है, ऋग्वैदिक कल्चर है और लेटर वैदिक कल्चर है। यानी पहला भाग यह होता है। दूसरा भाग के अंतर्गत 6th सेंचुरी बीसी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य और विभिन्न विदेशी आक्रमण जो होते हैं उसको रखा गया है। इसके तीसरा फेज में पोस्ट मॉडर्न पीरियड और संगम काल रखा गया है। और चौथा पार्ट में आपको 319 एडी से लेकर के 750 एडी तक रखा गया है, यानी गुप्त और गुप्तोत्तर काल को रखा गया है। और इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा। उसी तरीके से मेडाइवल हिस्ट्री को भी हम लोग 4 भाग बांटा। उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को भी 8 भागों में बांटे हुए हैं। और उसके बाद एक पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, एक पार्ट यूपी हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री को रखे हैं। इसके अलावा एक पार्ट हम लोग आर्ट और कल्चर को भी रखे हुए हैं। यानी हिस्ट्री को हम लोग 20 से 21 भागों में बांट दिए हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी को भी बांटा गया है, उसी तरीके से पॉलिटी को भी बांटा गया, उसी तरीके से इकोनॉमी को भी बांटा गया, उसी तरीके से साइंस को भी, फिजिक्स को 4-5 भाग में, केमिस्ट्री को 4-5 भाग में, बायोलॉजी को 4-5 भाग में और साइंस टेक्नोलॉजी को भी 3-4 भाग में बांटा गया। इसके साथ साथ करंट अफेयर को प्रत्येक मंथली ध्यान में रखते हुए उन चीजों को ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ जहां पर मैथ रीजनिंग है उसको भी ध्यान में रखा गया है, जिससे पीटी के सारे सिलेबस को कवर किया जा सके और तैयारी को बड़े ही बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके बाद आप जब पहले ही टॉपिक पर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ने उससे एक क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, यदि ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बड़े ही बेटर तरीके से होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन असत्य है। तो पहला ए में हुआ है, यानी 4 A B C D 4 विकल्प दिया हुआ है और इन 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी गलत है। और यह सारे क्वेश्चन का विकल्प अभिलेखीय साक्ष्य से दिया हुआ है। यानी जब आप अभिलेख को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके एक एक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। आप पढ़ने के दौरान आप सिर्फ एक एक पॉइंट, एक एक लाइन वाइज पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन करना असंभव हो जाएगा। हो क्या रहा है, लोग डिजिटल फॉर्म में जाकर के चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एआई के द्वारा समझते हैं कि
हम बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। लेकिन हमेशा इन बातों को ध्यान देने की आपकी जरूरत है कि न तो एआई न तो डिजिटल आपको पीटी क्वालिफाई करा सकता है। कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट पीटी तभी क्वालिफाई कर सकता है जो हर हाल में नॉलेज के स्तर पर सुलझा हुआ हो, ज्ञान उसका कोऑर्डिनेटेड हो, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को बड़े ही बेहतर तरीके से वो टिक कर दे और उसके गोला को बेहतर तरीके से गोला कर दे। उस गोला करने में भी उसे दिक्कत हो रही है तो वो पीटी क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसी वजह से पढ़ने के दौरान उन बातों को आप ध्यान देते हैं। तो पहला है का सर्वप्रथम भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यह सत्य है। अब ये हमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहेगा कि मौर्योत्तर काल में कलिंग के शासक खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख की रचना करवाई थी और उसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। और दूसरा, देवपाड़ा अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। यानी देवपाड़ा अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित नहीं है। देवपाड़ा अभिलेख सेन वंश के शासक विजय सेन से संबंधित है। यानी जो 750 एडी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई, पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई, सेन वंश के पतन के बाद वहां मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और उसी सेन वंश के शासक विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख की रचना करवाई थी। यानी ये गलत है। तीसरा, संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम अभिलेख की रचना मौर्योत्तर काल में हुई। हाँ, ये सत्य है कि मौर्योत्तर काल जो 184 बीसी से लेकर 319 एडी तक है, इसी काल में सर्वप्रथम शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख की रचना करवाई थी। और जूनागढ़ अभिलेख ही संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली अभिलेख है। तो इससे विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी मौर्योत्तर काल के पूर्व मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी अभिलेख की रचना कराई गई है वो सारे अभिलेख आपके प्राकृत भाषा में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि में है। तो क्वेश्चन को बदल करके पूछने से भी आपको थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बड़े क्लियर वे में तथ्य क्लियर है। उसके बाद अभिलेखों के अध्ययन करने वाली शाखा को एपिग्राफी कहते हैं, ये भी सत्य है। यानी बी वाला क्वेश्चन गलत है तो यहाँ बी आप टिक कर सकते हैं। यानी अभिलेखों को पढ़ने के दौरान आपको बोगजकाई अभिलेख से लेकर इंडिया में जितने भी अभिलेख है उस अभिलेख को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित क्रम का भी निर्धारण दे सकता है, सूची में भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन से कूट सही है? शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है, ये ठीक है। सतवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है और यास्क ने निरुक्त शास्त्र की रचना की थी। अब इन 4 1 2 3 4 में कौन से विकल्प सही है? जब आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 4 वेद है, चारों वेदों के मंत्रों के रचयिता करने वाले या मंत्रों के उच्चारण करने वाले प्रधान पुरोहित अलग अलग है। ऋग वेद के होता है, यजुर्वेद के उद्गाता है, सामवेद के और अथर्ववेद के ब्रह्म है। उसके प्रत्येक वेद के उपवेद है, उसके प्रवर्तक है, उसके प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, प्रत्येक वेद के ग्रंथ है। और जब इस तरीके से आप चार्ट बनाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप सही है। यानी शिल्प वेद अथर्ववेद का ही ग्रंथ है और ये शिल्प वेद जो है, शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक जो है विश्वकर्मा है। जबकि साम वेद के जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है जो कि संगीत से जुड़े हुए, जिसके प्रवर्तक नारद हैं। तो यानी यह सही है, ये सही हो गया। दूसरा, सतवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये भी सत्य है। मौर्योत्तर काल में सतवाहन शासक की स्थापना होती है और सतवाहनों ने ही सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। यानी एक क्वेश्चन सिक्का से पूछ दिया गया। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है, यह गलत है, क्योंकि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद
से संबंधित है और यास्क ने निरुक्सात की रचना की थी। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक कौन सा कूट सही है, 1 2 4, मतलब यह सही है, यह गलत हो गया। यह साम वेद नहीं, यहाँ अथर्व वेद होता तो यह भी सही हो जाता। तो 3 गलत है, 1 2 4 सही है। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के लेखकों और उनके द्वारा रचित पुस्तकों में कौन सा गलत है? यानी एक मृक्षकटिकम है, शूद्र की रचना की थी। रघुवंशम है, कालिदास ने रचना की थी। बुद्ध चरितम है, जो अशोक ने की थी। कदम्बरी की रचना हर्षवर्धन। यानी बाण भट्ट के दरबारी कवि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने कदम्बरी की रचना की थी, जबकि हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यानी हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी, पहला था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और उनके दरबार में रहने वाले बाणभट्ट ने कदम्बरी की रचना की थी, तो यह गलत है। बाकी तीनों सही है। जब हम चौथे क्वेश्चन में चलने की कोशिश करते हैं तो चौथे क्वेश्चन भी आपके उसी अभिलेखीय साक्ष्य से ही संबंधित है। और उसी अभिलेखीय साक्ष्य में यह दिखने की कोशिश किया गया है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने की कोशिश कीजिए। यानी हाथी गुफा अभिलेख, अभी हम लोगों ने देखा कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस से संबंधित है। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। जैसे आपको यह चीजें संबंधित चीजें आ जाती है तो आप तुरंत इसमें से निकाल लेते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख का 2 किसमें है, ए का 2 किसमें इसमें है, और यानी सी और बी 2 विकल्प कट हो गए कि ये और ये तो नहीं हो सकते। देवपाड़ा अभिलेख दूसरा जब देखने की कोशिश करते हैं तो विजयसेन 3 से है, तो 3 किसमें है यह देखने की कोशिश करते हैं तो 3 किसमें है, बी का 3 इसमें है। तो आपको कुछ भी देखने की कोशिश नहीं है क्योंकि यहाँ बी में 1 है तो ये गलत हो गया, बी में 3 है तो इसको आप टिक करके आसानी से यानी 2 की मिलान आप कर लेते हैं और 2 का मिलान सही है तो आप तुरंत उस चीजों को आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बी का 3 किसी में भी नहीं है, ये 2 तो पहले ही कट हो गया सी और बी में। तो सी और बी में देखने के बाद हमें लगता है कि यह है, यही है, तो हम बी को तुरंत टिक कर सकते हैं। यानी पढ़ने के दौरान जब आप बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और उस टॉपिक से संबंधित तुरंत क्वेश्चन आपको एराइज होने लगते हैं, पूछे जाने लगते हैं और पूछने के दौरान ये देखते हैं कि गलतियां कहाँ हो रही है। टीचर यदि आपको बड़ा बेहतर तरीके से समझा देता है तो दोनों स्टूडेंट जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, उनके पास सारे नोट्स अवेलेबल है, फिर भी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन की वजह से उसे 4 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं और 2-4 क्वेश्चन गलत होने के चलते ही उसे पीटी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। साथ ही साथ वह जुनून वाला स्टूडेंट जो कि हर हाल में चाहता है कि हम पहले से दूसरे पीटी में निकाल करके सफलता पा जाएंगे, यानी उसके अंदर जुनून है और वो अपने जुनून को अपनी सफलता के लिए उपयोग करना चाह रहा है, तो उसके लिए तो मेंटरशिप प्रोग्राम सबसे ज्यादा लाभदायक होगा क्योंकि एक गाइड मिलेगा जो उसको लिमिटेड दायरे की सारे सिस्टम उसको बता देगा और उस सिस्टम को वो 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। और जब समझने की कोशिश करेगा तब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब उसके क्वेश्चन को बड़े ही आसानी तरीके से कर लेगा। यानी इस तरीके से वह चलते हुए कम समय में बड़ा ही बेहतर तरीके से अपने तैयारी को कर करके पीटी हर हाल में क्वालिफाई कर सकता है। तो एक जुनून के अंतर्गत वह काम करने की कोशिश करता है तो वह क्वालिफाई कर सकता है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि एक सिस्टम इस मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभ होगा एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई की शुरुआत होगी। जो पढ़ाई टॉपिक वाइज होगी और यही टॉपिक वाइज पढ़ाई तो आपकी कोशिश है, निर्भीक कोशिश, निडर कोशिश। क्योंकि इस कोशिश को में कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप असफल हो रहे हैं, क्यों नहीं कैच कर पा रहे, उसको आगे तुरंत सेकंड स्टेप में आप इन कर जा रहे हैं।
क्योंकि 10 क्वेश्चन आप करने की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन दिया जा रहा। जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन दिया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा, और इस क्वेश्चन को करने के दौरान आप सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई की दशा दिशा क्या है। इस सेल्फ एनालिसिस के बाद यदि आप कहीं भी टेट सीरीज करते हैं कि 2-3 दिन बीतने के बाद 150 क्वेश्चन करते हैं, 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन में भी सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो यही आपकी पढ़ाई का सच है, यही पढ़ाई का सच है। और आप इस सच को रोज स्वीकार कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, और किसी दूसरे के पास नहीं देख रहे हैं, आप अपने टीचर के पास देख रहे हैं, आप उस मेंटर के पास देख रहे हैं, आप उस गाइड के पास देख रहे हैं। उसे देखना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे आपकी भूल सुधारने का मौका मिलता है, और भूल सुधार करने का मौका जब मिलेगा तो इससे क्या होगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आज जब व्यक्ति के पास धीरे धीरे टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो वही कॉन्फिडेंस तो आपका सिलेक्शन है। यही कॉन्फिडेंस, यही तो सत्य, अंतिम सत्य है। जिस सत्य को आप प्राप्त कर लिए, जिस गोल को आप पाना चाह रहे हैं भाई, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ टॉपिक वाइज आप बढ़ते हुए जाते हैं, टॉपिक वाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप इजी वे में आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये इसी वजह से हम लोगों ने 2 चीजें रखा है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमने आज 4 क्वेश्चन बताए। उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा, उस क्वेश्चन से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के द्वारा आप तथ्यों को सुलझाएंगे, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को विभिन्न एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे। जब सोचने की कोशिश करेंगे तब आप आसानी से टॉपिक वाइज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के रूप में तब्दील होते चले जाएंगे। इसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, आज जो स्टूडेंट पहली दूसरी बार एग्जामिनेशन में इन कर रहा है, लेकिन इसके पास एक अलग तरीके का जुनून होना चाहिए, और यह जुनून इसके पास भी होना चाहिए, क्योंकि आपसे 3 से 4 साल बाद में जो लड़का इन कर रहा है, वह लड़का बिल्कुल न्यू होगा, उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी हो सकती है। तो दोनों अपने जुनून के द्वारा, अपने जुनून को किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने गोल को किस तरीके से पाना चाहते हैं, वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि टीचर को एग्जाम नहीं देना है, मेंटर को एग्जाम नहीं देना है, मेंटर तो ओनली फॉर गाइड है। और चाहे दुनिया जितनी भी डिजिटल हो जाए, चाहे जितनी भी एआई का प्रोग्राम आ जाए, चाहे जितनी भी चीजें आ जाए, ये सारे चीज दिखाने के लिए बड़े अच्छे हैं, देखने के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंततः यही सत्य है कि आप पीटी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही किए, इन 4 गोलों में 5 गोलों में कौन सा गोला सही किए जो कि सही उत्तर को पर निर्देशित करता है, तभी आपका पीटी में सिलेक्शन होगा। मेंस में चाहे जितने भी सिस्टम डिजिटल हो जाए, चाहे दुनिया 21वीं सदी से 22वीं सदी में पहुंच जाए, चांद पर चला जाए, परंतु आप मेंस के कॉपी में कितना अच्छा लिखे हैं, यानी आपकी लेखन शैली कितनी अच्छी है, क्वेश्चन की समझ कितनी अच्छी, जिससे आप क्वेश्चन को डिमांड के अकॉर्डिंग बड़े अच्छे तरीके से लिखे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। तो आप इन चीजों को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों चीजों में आपको लाभ होगा। यानी जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने जा रहे हैं, उनके जुनून पर निर्भर करेगा कि वो मेंटरशिप का कितना लाभ ले रहे हैं, और या तो मेंटरशिप का लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा आपको एक टाइम निश्चित रहेगा, इस टाइम को अचीव करना निश्चित रहेगा, उसके अंतर्गत क्या क्या आपने किया, और आप प्रतिदिन रोज आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया। मैं घर से
इतने दूर से हजारों किलोमीटर से आगे दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रहना के बाद मेरा एक ही काम है, पढ़ाई करना और नौकरी पाना। इसको भी यदि मैं अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ एनालिसिस स्वयं करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्यादा सिर्फ और सिर्फ करने की जरूरत है। यदि आप बेहतर तरीके से करने की तरफ अग्रसर होते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यदि किसी भी स्टूडेंट को हमसे संपर्क करना हो तो आखिरी इस नंबर से बात कर सकता है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर से हमें जब भी फोन करेगा, मिस कॉल करेगा, बात हो जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके उन बच्चों के लिए जिनके पिता काफी परेशान रहते हैं। मैं भी एक पिता हूँ, मैं भी अपने बच्चे के भविष्य को सोचता हूँ। उसी तरीके से आपके पिताजी भी अपने बेटे के भविष्य के विषय में सोचते हैं। तो उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये मेंटरशिप प्रोग्राम मिनिमम प्राइस में शुरू किया गया है, जिससे कि आप सफल हो जाएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।